हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स के बारे में और जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण 30+ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि करंट अफेयर्स की यह सीरीज हमारी मंथली आती है। अगर आपने इससे पहले के करंट अफेयर्स को नहीं देखा हुआ है दोस्तों तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से ये करंट अफेयर्स का दोस्तों वेटेज जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड के करंट अफेयर्स से भी एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न बनते हुए आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम जुलाई माह के उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और इसी के साथ साथ दोस्तों इसके बाद में हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स की सीरीज है हमारी उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो राज्य के दोस्तों चमोली जनपद को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्य करने हेतु। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दोस्तों आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्य करने के लिए चमोली जनपद को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है, क्योंकि चमोली जनपद के द्वारा विभिन्न स्थानों पर आजीविका संवर्धन के लिए जो भी कार्य किए गए थे उससे जो लोग जुड़े हुए थे उनको अच्छी आमदनी प्राप्त हुई। इसी में दोस्तों भोजपत्र पर लेखन करना, फर्नीचर का निर्माण करना, फल संरक्षण करना, बद्री प्रसाद का निर्माण करना आदि जो भी कार्य थे, इसी कारण इन्हें स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? चमोली जनपद को। याद रखना है आपको, स्कॉच सिल्वर अवार्ड किसको मिला है? चमोली जनपद को मिला है आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्य करने हेतु। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 1966 से दोस्तों इस राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और इस बार 2022 में यह डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 जुलाई 2023 को कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी और रेलवे राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 प्रदान किए। और खान मंत्रालय हर वर्ष 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, दूसरा राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार और तीसरा दोस्तों भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी को। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना, इस योजना की शुरुआत दोस्तों हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा की गई है। कब की गई है? 8 जुलाई 2023 से इस योजना की शुरुआत हुई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना की शुरुआत किस स्थान से की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों कहाँ से? देहरादून से। और इसकी शुरुआत कब की गई? इस योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो 8 जुलाई 2023 को दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना को शुरू किया गया है और इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून के 100 वार्डों में चलाया जाएगा। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए एक आपका फ्री टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 3 महीने के ट्रायल के बाद पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो भी दोस्तों ऑनलाइन रूप से सेवाएं हैं उसे अपनी सरकार पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना देहरादून से शुरू की गई है 8 जुलाई 2023। याद रखना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा यह शुरू की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया किसे? प्रोफेसर जगमोहन राणा को। किसको? प्रोफेसर जगमोहन राणा जी को। ठीक है, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक
यानी कि एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। वहीं दोस्तों हिमालयी राज्यों के तौर पर बात किया जाए तो हिमालयी राज्यों के तौर पर उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तो यह प्रश्न दोस्तों दो प्रकार से पूछा जा सकता है। क्या? निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? नॉर्मली तो 9वां स्थान है। और हिमालयी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, यानी कि प्रथम स्थान है। यह प्रश्न आपको याद रखना है। और उत्तराखंड राज्य का जो स्कोर था एक्सपोर्ट इंडेक्स में होता 59.13। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर सेतु आयोग का गठन किया गया है। इसके तहत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो सेतु आयोग के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये सेतु की फुल फॉर्म है। और राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर यह सेतु आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत दोस्तों 3 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कितने? 3 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसका अध्यक्ष कौन होंगे? सेतु आयोग के अध्यक्ष होंगे दोस्तों कौन? मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, और सभी मंत्री इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग की तरह ही ये काम करेगा। और सेतु आयोग के 3 केंद्र होंगे, जिसमें प्रत्येक में क्या होंगे दोस्तों? 2-2 सलाहकार होंगे। ये भी आपको याद रखना है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र में आर्थिक एवं रोजगार सलाहकार, लोक नीति एवं सुशासन केंद्र में लोक नीति व सुशासन सलाहकार, और अगले होंगे शहरी व अर्ध सरकारी या अर्ध शहरी विकास सलाहकार, व साक्ष्य आधारित योजना केंद्र में सांख्यिकी एवं डाटा अन्वेषण एवं मूल्यांकन सलाहकार ये होंगे। ये तो मेनली बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि सेतु आयोग का गठन किया गया, कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? 3 केंद्रों की इसमें स्थापना की जाएगी। और सेतु की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है दोस्तों, ये है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर का नाम परिवर्तित करके जसवंतगढ़ रखा जाएगा? दोस्तों लैंसडाउन का नाम परिवर्तित करके जसवंतगढ़ रखा जाएगा। लैंसडाउन का नाम परिवर्तित करके। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान उनकी वीरता की गति या वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्हीं के नाम पर उत्तराखंड जिले में हिल स्टेशन लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ रखने का फैसला किया गया है। और लैंसडाउन की स्थापना को, लैंसडाउन को दोस्तों पहले किस नाम से जाना था? पहले इसे कालो का डांडा नाम से जाना था। क्या? कालो का डांडा। ठीक है, 1887 से पहले इसे कालो का डांडा नाम से जाना जाता था। बाद में 1887 में दोस्तों यहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, उसी के बाद से इसका नाम जो तत्कालिक वायसराय थे लैंसडाउन, उनके नाम पर लैंसडाउन रख दिया गया था। ठीक है, कहाँ पड़ता है लैंसडाउन? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। प्राचीन नाम था इसका कालो का डांडा। ठीक है, कालो का डांडा, कालो का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और वर्तमान में इसका नाम दोस्तों परिवर्तित करके जसवंतगढ़ रखा जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय बनाया गया था क्या दोस्तों? हमारा लैंसडाउन, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ई कचरा प्रबंधन में दोस्तों उत्तराखंड का देश भर में कौन सा? दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के कि उत्तराखंड का किसमें कौन सा स्थान है? तो ई कचरा क्या होता है दोस्तों? ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जो काम नहीं कर पा रहे हैं और उनका उपयोग जो है वह अंतिम समय पे है, जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, फोटोकॉपी मशीन, ये वगैरह वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे आइटम्स होते हैं वह सभी ई कचरा में आते हैं। ठीक है, जो आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ई कचरा प्रबंधन में, उनके मैनेजमेंट में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जो हमारा नैनी सैनी हवाई अड्डा है, कहाँ स्थित है? यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्या? नैनी सैनी हवाई अड्डा। इसको दोस्तों एरोड्रम लाइसेंस प्रदान किया गया है। ठीक है, एरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से नागरिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे। राज्य सरकार ने इस हवाई अड्डे का संचालन वायुसेना को सौंप दिया है। अब नागरिकों की सुविधा के लिए इस हवाई अड्डे में वायुसेना के विमानों के साथ साथ वाणिज्यिक विमान भी उड़ सकेंगे। तो एरोड्रम लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? नैनीसैनी हवाई अड्डा। कहाँ स्थित है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। जौलीग्रांट हवाई अड्डा दोस्तों देहरादून में स्थित है। वहीं चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में स्थित है। और पंतनगर हवाई अड्डा दोस्तों या फूलबाग हवाई अड्डा हमारा कहाँ? पंतनगर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? तो राज्य की पहली टनल पार्किंग दोस्तों कहाँ पे? मसूरी में बनाई जाएगी। कहाँ पे दोस्तों? मसूरी में राज्य की पहली टनल पार्किंग बनाई जाएगी। तो प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कैंपटी फॉल में टिहरी कैंपटी फॉल मसूरी यानी कि मसीरी रोड मसूरी में बनाई जाएगी। राज्य में पार्किंग की समस्या के लिए दोस्तों 12 शहरों में पहाड़ में टनल पार्किंग बनाई जाने की बात की गई है, जिसमें से पौड़ी में 2 होंगे, टिहरी में 6 होंगे, उत्तरकाशी में 2 होंगे और नैनीताल में भी 2 टनल पार्किंग होंगी। ठीक है, और टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड क्या देश का पहला राज्य बन जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनेगा? पहला राज्य बनेगा। और राज्य की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? तो पहली दोस्तों बनाई जाएगी मसूरी में। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा राज्य की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ से किया गया है? तो राज्य की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण दोस्तों कहाँ से? देहरादून से किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, ठीक है। और 13 जुलाई 2023 को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। याद रखना आपको। उत्तराखंड में पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में पहली बार दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन भी देहरादून में किया गया था 14 से 15 जुलाई में, ठीक है। याद रखना आपको ये भी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1915 को टिहली के जौल गाँव में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों का 25 जुलाई 1945 को, ठीक है। 3 मई 1944 को इन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया था और उसी के बाद में दोस्तों 25 जुलाई 1945 ईस्वी को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद में इनकी दोस्तों मृत्यु हो गई थी। तो प्रत्येक वर्ष इनकी जो सुमन स्मृति दिवस है वह कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को ही मनाया जाता है, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था, इनका मूल नाम था श्रीदत्त बटौनी, ठीक है। और इन्हें श्रीदेव सुमन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रसिद्ध दोस्तों टिहरी राज्य के आंदोलन या एक राज्य आंदोलनकारी कह सकते हैं, एक आंदोलनकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। टिहरी राज्य प्रशासन को मुक्त कराने के लिए इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इनके बारे में मैं डिटेल्स वीडियो भी आपको दे चुका हूँ 25 जुलाई को, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। और वर्ष 1937 में सुमन स्वरम नाम से इन्होंने अपनी कविताएँ भी प्रकाशित करी हैं। इनके बहुत से डायलॉग थे दोस्तों, जैसे कि मैं अपने शरीर के कण कण को नष्ट नहीं होने दूंगा, लेकिन टिहरी के नागरिक अधिकारों को कुचलने भी नहीं दूंगा, ठीक है। और 1930 में देहरादून में सत्याग्रही आंदोलन में शिरकत करने के लिए पहली बार यह जेल भी गए थे और बहुत अल्पायु में ही दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। ऐसे इनका एक कथन था कि गंगा हमारी माता होकर हमारे 2 भागों में बांटेगी तो हम उसको काट देंगे, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे कथन थे दोस्तों श्रीदेव सुमन के, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहले चरण हेतु कितने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो पहले चरण हेतु दोस्तों 142 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की घोषणा की गई है, ठीक है। 232 स्कूलों का चिन्हीकरण किया गया था, भारत सरकार को भेजा गया था, जिसमें से भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में 142 विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल हेतु स्वीकृत करने की यह स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। याद रखना आपको। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के दिन पीएम श्री योजना यानी कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके तहत उत्तराखंड में पहले चरण में कितने स्कूल स्थापित होंगे? तो 142 स्कूल स्थापित होंगे, ठीक है। ये मॉडल स्कूल होंगे जो कि नई राष्ट्रीय पॉलिसी या नई शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित होंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो रुद्रपुर में दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। कहाँ पे? रुद्रपुर में। रुद्रपुर में सीएम धामी ने 23 जुलाई 2023 को करीब 24 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें जैविक कूड़े से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी लोकार्पण किया गया है, याद रखना आपको। और यहीं से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड राज्य के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की स्थापना कहाँ पे? काशीपुर में की गई है। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राज्य का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? रुद्रपुर में। और राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? काशीपुर में। दोनों ही उधम सिंह नगर जनपद में स्थापित किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का देश भर में कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का देश में दोस्तों कौन सा? 15वां स्थान है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सबसे गरीब जिला कौन सा है? वह है हरिद्वार जिला। तो याद रखना है दोस्तों आपको, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? 15वां है। और उत्तराखंड का सबसे गरीब जनपद कौन सा है? वह है हरिद्वार जनपद। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों यह प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे? देहरादून में किया गया है, ठीक है। 14-15 जुलाई 2023 को 2 दिवसीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व दोस्तों मनाया गया इस बार कब? 17 जुलाई को। और हरेला को दोस्तों क्या है? राजकीय अवकाश भी घोषित किया गया था। और सावन के महीने में दोस्तों हरेला पर्व या हरेला त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। मेनली हरियाली के प्रतीक उत्सव के रूप में हरेला को दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है। तो सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोने के लिए किसी भी थाली नुमा पात्र या टोकरी का चयन किया जाता है। मिट्टी डालकर इसमें गेहूँ, जौ, धान, गहत, भट्ट
को उगाया जाता है। 5 से 7 प्रकार के बीजों को बोया जाता है। 9 दिन बाद इस पात्र में शेष सुबह पानी छिड़कते हैं। उसके बाद 10वें दिन इसको काटा जाता है और इन पौधों को फिर हरेला कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने हरेला पर्व में पढ़ा होगा कि जीरे या जागरे या योदिन या मास भेंडर या इस प्रकार से बच्चों को हरेला लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हरेला पर्व है, ठीक है, एक पर्यावरण दिवस के रूप में या पर्यावरण प्रकृति के दिवस के रूप में। और हरेला दिवस के दिन पेड़ लगाने की हमारी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुहिम की गई है। तो मेनली हरियाली का प्रतीक है या पर्यावरण का प्रतीक है हमारा हरेला त्यौहार, ठीक है। तो राज्य में कुछ अन्य दिवस भी हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण दिवस हैं। जल दिवस 25 मई, वृक्षारोपण दिवस जो है 25 जुलाई, कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर, गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, उत्तराखंड राज्य का गौरव दिवस 10 सितंबर, उत्तराखंड का साहित्य दिवस 19 सितंबर, उत्तराखंड जागर का संरक्षण दिवस 17 सितंबर, उत्तराखंड प्रेरणा दिवस 12 अगस्त, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर, उत्तराखंड पर्वत दिवस 11 दिसंबर, गंगा स्वच्छता दिवस 17 दिसंबर और उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हैं उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रसिद्ध दिवस, ठीक है। और हरियाली दिवस के रूप में भी दोस्तों हरेला को जाना जाता है 17 जुलाई, या कहीं कहीं आप इसको 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई ऐसे भी चलता है, लेकिन इस वर्ष 17 जुलाई को हमारा हरेला मनाया गया है। और ये उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दिवस हैं जो कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला हमारा प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? तो आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन दोस्तों हमारा उत्तराखंड राज्य में आयोजित होगा। और उत्तराखंड राज्य में दोस्तों 28 नवंबर से 1 दिसंबर के मध्य में देहरादून में दोस्तों प्रस्तावित है क्या आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? देहरादून में होगा। और किस राज्य में होगा? उत्तराखंड में होगा। इसकी थीम होगी दोस्तों स्टेट थिंक क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेसिलेंस, ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए नवाचार, सहयोग और संचार पर इस विश्व कांग्रेस की प्रमुखता से चिंतन एवं मंथन होगा। इसके अलावा पर्वतीय परिस्थिति एवं संचार पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। तो याद रखना है आपको, आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? देहरादून में। कहाँ होगा आपदा प्रबंधन पर जो 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में होगा पूछा जाएगा? तो उत्तराखंड में होगा। और एक और प्रश्न दोस्तों आपसे इंपोर्टेंट यहाँ पे, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का संबंध भी किससे है? आपदा प्रबंधन से ही है। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का संबंध भी आपदा प्रबंधन से ही है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 लक्ष्य सेन को दिया गया। गढ़वाल का नया कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी को नियुक्त किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जगमोहन सिंह राणा जी को नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन बन गए हैं? नए गढ़वाल कमिश्नर कौन बन गए? विनय शंकर पांडे जी बन गए, बिल्कुल सही है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बन गए? प्रोफेसर दीवान सिंह रावत बन गए, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए? जगमोहन सिंह राणा जी बन गए, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21, तो ये लक्ष्य सेन को दोस्तों नहीं मिला था। लक्ष्य सेन को मिला था उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2019-20 के लिए दोस्तों मिला था, किसको? लक्ष्य सेन को। और 2020-21 के लिए खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? चंदन सिंह को मिला है। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि 20-21 के लिए किसको मिला है? चंदन को मिला है, ठीक है। और लक्ष्य सेन को कब से लिए मिला था? 19-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है यौन अपराधों के मुकदमों के निपटारों के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने दोस्तों हाल ही में कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ई कचरा प्रबंधन प्रणाली में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम किसका है? हरियाणा का है, ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों, महत्वपूर्ण है। ई कचरा वाला प्रश्न आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में दोस्तों गंगा सिंह बछेड़ा जी जो कि बागेश्वर से संबंधित हैं, इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु शिक्षा रत्न से सम्मानित किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो हाल ही में दोस्तों नई बाघ रिपोर्ट जो आपकी आई है, आपको बताया कि हमारा जो राष्ट्रीय बाघ दिवस है कब मनाया जाता है? टाइगर्स डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी दिन दोस्तों हमारी रिपोर्ट आई हुई है जिसके अनुसार उत्तराखंड में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? 560 है, ठीक है। और उत्तराखंड का बाघों की संख्या के मामले में कौन सा स्थान है भारत में? तीसरा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल जहाँ पे बाघों की संख्या है 785। दूसरा राज्य है दोस्तों कर्नाटक जहाँ पे बाघों की संख्या है कितनी? 563। और उत्तराखंड दोस्तों हमारा तीसरे स्थान पर है जहाँ पर बाघों की संख्या है 560 है। तो देखिए दोस्तों 3 का ही अंतर है, जल्द ही उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान पर आ जाएगा सर्वाधिक बाघों की संख्या के मामले में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, उत्तराखंड में वर्तमान बाघों की संख्या कितनी है? 560। और देश भर में उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? तीसरा है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर कर्नाटक। और राष्ट्रीय बाघ दिवस का मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चाओं में रहा उमा देवी मंदिर राज्य के किस जनपद में स्थित है? तो हाल ही में दोस्तों भूदशाओं के कारण उमा देवी मंदिर काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो यह उमा देवी मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है चमोली जनपद में? कर्णप्रयाग में स्थित है दोस्तों। क्या कर्णप्रयाग में स्थित है उमा देवी मंदिर, जो कि नागर शैली में बना हुआ मंदिर है दोस्तों। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों हमारा उमा देवी मंदिर, और यह चमोली जनपद में स्थित है। भूदशाव के कारण हाल ही में यह चर्चाओं में रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान नागरिक संहिता किसमें है? आर्टिकल 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, ठीक है। तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना देसाई है, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी समान नागरिक संहिता को लागू करने की, और पूरे भारत में भी दोस्तों इस पर विचार लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश के ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में देश के ऊर्जा निगमों की रेटिंग जारी की गई, इसमें उत्तराखंड दोस्तों कौन से 12वें स्थान पर है, ठीक है। और वहीं हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? हिमालयी राज्यों में दोस्तों उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? युवरानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया था। ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। देश का पहला एरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? काशीपुर में स्थापित किया जाएगा, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। गोलजी महोत्सव का आयोजन गौरल चंपावत में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि मथुरादत्त मठपाल साहित्य प्रकृति समृद्धि सम्मान 2023 से बहादुर सिंह बिष्ट जी को प्रदान किया गया। मथुरादत्त मठपाल साहित्य स्मृति सम्मान 2023 किसको? बहादुर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, तेजी से विलुप्त हो रही वनजाति जनजाति का बोली का लिपिकरण एवं डिजिटलीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो वनराजी जनजाति दोस्तों राजी जनजाति, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है राजी जनजाति, ठीक है। 1967 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो तेजी से यह जनजाति दोस्तों क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। तो वनराजी जनजाति का बोली का लिपिकरण और डिजिटलीकरण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो IIT कानपुर के द्वारा किया जा रहा है। याद रखना आपको ये प्रश्न भी। अगला और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक रखा गया है, बिल्कुल सही है। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब लक्ष्य ने जीता है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का प्रथम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण रुद्रपुर में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि यौन अपराध मुकदमे के निपटारों के मामले में उत्तराखंड पुलिस का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो ये थे दोस्तों आपके जुलाई माह के 2023 के इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। और सभी प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं लगा होगा जो कि एग्जाम में नहीं आ सकता है। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी आपको पता है कि आपके अपकमिंग फॉर्म्स आने वाले हैं, RO, ARO, अपर PCS, लोअर PCS, UKSI, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आपकी जो GS है ना, जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है GK GS वाला, उसकी दोस्तों जो है मार्जिन जो है या वेटेज है बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसी को देखते हुए दोस्तों हमने एक सीरीज़ शुरू करी है, जीरो टू हीरो सीरीज, ठीक है, जीरो टू हीरो सीरीज, जो कि हमारी GS की सीरीज है। और इसमें हम दोस्तों प्रतिदिन 10 प्रश्नों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो ये सीरीज़ दोस्तों आप लोग जरूर फॉलो करें, क्योंकि आगामी एग्जाम्स में आपको इस सीरीज़ से डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस सीरीज में हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावनाएं रहती हैं। तो आप इस सीरीज़ से जरूर जुड़िए। इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको जरूर देखिए। और जल्द ही दोस्तों आपके उत्तराखंड की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी दोबारा से। एक बार फिर से हम दोस्तों अपनी क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।